प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। आइए पहले तिलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तख़िज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्कि वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। और कहो कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं जिसने ना कोई बेटा बनाया, ना उसकी सल्तनत में कोई शरीक है, ना उसे आजिज़ी से बचाने के लिए कोई हमायती दरकार है, और उसकी ऐसी बड़ाई बयान करो जैसे बड़ाई बयान करने का उसे हक हासिल है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मौलिम रेडियो प्रोग्राम में हादिया और नबीहा की तरफ से खुशामदीद। सबसे पहले आज की अच्छी बात, इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो शख्स धोखा दे वो हम में से नहीं। प्यारे बच्चों, इस हदीस से हमें ये बात समझ में आती है कि किसी को धोखा देना अच्छी बात नहीं है। हम सब आपस में मुसलमान भाई भाई हैं। हम में से अगर कोई किसी दूसरे को धोखा देगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक वो हमारा भाई नहीं है। धोखा देने वाला दरअसल अपने आप को धोखा दे रहा होता है। वो हर वक्त अपने ख्यालात में घिरा रहता है कि मैं अपने सामने वाले को कैसे नुकसान पहुंचाऊं। उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं रहता। वो हर वक्त प्लान्स बनाता रहता है कि अब मैं इसको कैसे धोखा दूंगा और इसको कैसे परेशान करूंगा। ऐसे लोग ना खुद को सुकून में रहने देते हैं और ना दूसरों को सुकून से रहने देते हैं। प्यारे बच्चों, जब कोई किसी को धोखा देता है तो सामने वाला उसके बारे में हर किसी को जाकर बताता है। इस तरह वो हर तरफ बदनाम हो जाता है और कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता। और एक बार धोखा खाया हुआ शख्स बार बार धोखा नहीं खाता। उसे पता चल जाता है कि ये बंदा फ्रॉड है और धोखेबाज है। उसकी बात पर एतबार नहीं करना। इस तरह वो धोखेबाज इंसान हर जगह बदनाम हो जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, अगर तुम किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाओ तो ये ना समझना कि वो कितना बेवकूफ़ है, बल्कि ये सोचना कि उसने तुम पर कितना एतबार किया था। तो बच्चों, आज हमने ये सीखा कि हमें किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। तो चलें इसी के साथ सुनते हैं आज का पहला कॉम्पोनेंट, जो है पढ़ो और आगे बढ़ो। पढ़ो और आगे बढ़ो के साथ आपके टीचर मिस ताहिरा नासिर की तरफ से आप सबको मेरा सलाम और खुश आमदीद। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें आज के पहले सेगमेंट की जानिब, जो है गपशप। जी तो अजीज साथियों, आज मैं आपको एक दिलचस्प वाकया सुनाने जा रही हूँ। हुआ यूं कि चंद सालों पहले मैं पाकिस्तान की सैर के लिए अपने घर वालों के हमरा निकली। मेरे साथ मेरे 2 बच्चे, मेरे शौहर और मेरी एक बहन भी थी। हमारा इरादा पाकिस्तान के शुमाली इलाकों की सैर का था, तो हमने गिलगित का इंतखाब किया। गिलगित से आगाज किया। एयरपोर्ट पर पहुंचकर हमने एक कार बुक की और उसे होटल का पता बताया, जहां हमने पहले ही बुकिंग कर रखी थी। रास्ते में हमने कई जगह मुख्तलिफ दीवारों और छोटी मोटी बोर्ड्स पर उस होटल का लिखा हुआ नाम देखा। इस बोर्ड से हमें ये भी अंदाजा हो रहा था कि हम होटल से कितने किलोमीटर दूर हैं। साथ साथ इन बोर्ड्स में होटल की तारीफें भी लिखी हुई थी, जैसे आरामदेह पुरसुकून माहौल, लजीज खाने, हर कमरे से वादी का खूबसूरत नजारा वगैरह वगैरह। कई बोर्ड्स पर होटल की तस्वीर भी छपी हुई थी। खैर, हम जब वहाँ पहुँचे तो वाकई जो कुछ उन बोर्ड्स पे लिखा हुआ था वो बिल्कुल सच था। होटल की लोकेशन वाकई बहुत खूबसूरत थी। साथ दरिया बह रहा था और बर्फ पोश पहाड़ हर कमरे से दिखाई देते थे। खाना भी बहुत लजीज था। इसका मतलब ये था कि जो कुछ उन्होंने अपने इश्तिहार में लिखा था वो सब सच था। अरे आप हैरान क्यों हो रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि ये जो जगह जगह रास्तों में मुख्तलिफ बोर्ड्स लगे होते हैं, जिसमें कभी किसी होटल के बारे में लिखा होता है, तो कभी किसी दवा या किसी टूथपेस्ट या किसी शैम्पू या शरबत के बारे में लिखा होता है, तो ये सब इश्तिहारात कहलाते हैं।
पहले मैं आपको ये बता दूं कि इश्तिहार क्या होते हैं। सब गौर से सुने और अपनी यादाश्त को खंगालें कि आप आते जाते कौन कौन से इश्तिहारात पढ़ते हैं। इश्तिहार का मतलब किसी चीज को मशहूर करना या कोई पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करना। इसमें अखबार, टीवी, रेडियो, मोबाइल, बिलबोर्ड्स, पैम्फलेट्स, पोस्टर, हद तक की दीवारें भी इस्तेमाल होती हैं। हालांकि दीवारों पर कुछ नहीं लिखना चाहिए। इसका सबसे पहले आगाज इंग्लैंड से हुआ, जब ताजिरों और ग्राहकों को एक जगह जमा करके अपनी अशिया की फरोख्त का सिलसिला शुरू हुआ। फिर दुकान के साइन बोर्ड इजाद हुए कि किस दुकान पर क्या मिलता है वो उस बोर्ड पर लिखा होता है, तो ये भी इश्तिहार हुआ। जैसे जैसे जमाना तरक्की करता गया, इश्तिहारात भी तरक्की करते गए। अच्छा, ये कोई बच्चा सवाल कर रहा है। जी बेटा पूछिए। अरे वाह, इन्होंने पूछा है इश्तिहार का मकसद क्या होता है। भाई बहुत अच्छा और उम्दा सवाल है। देखें, बगैर मकसद के कभी भी कोई इश्तिहार शाया नहीं करता। बुनियादी मकसद ये होता है कि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पैगाम पहुंचे और लोग उस चीज को इस्तेमाल करें। अब फर्ज कीजिए एक साबुन का इश्तिहार है, इससे दिन में एक मर्तबा मुंह धो लेना काफी होगा, लेकिन वो अपने इश्तिहार से ऐसे जाहिर करते हैं कि इसे दिन में 2 से 3 बार लाजमी इस्तेमाल करें। चलिए बताएं, इससे क्या फायदा होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इससे साबुन ज्यादा इस्तेमाल होगा, उसकी मांग बढ़ेगी और फरोख्त ज्यादा होगी, जिसका फायदा उस साबुन बनाने वाली कंपनी को होगा। कुछ इश्तिहारात मुल्की मफाद या अवाम में आगाही फैलाने के लिए होते हैं, जैसे कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुख्तलिफ तरीकों से इश्तिहारात अवाम तक पहुंचाए गए। आप चाहे टीवी में देखें या रेडियो में सुने, यहाँ तक कि मोबाइल फोन की रिंगटोन भी आपको कोरोना से बचने की हिदायत दे रही होती है। आज के इस तरक्की याफ्ता और जदीद दौर में इश्तिहारात की एक दौड़ लगी है। जो जितना बेहतर और उम्दा इश्तिहार बनाएगा, लोग उसकी तरफ ज्यादा मुतवज्जह होंगे। लेकिन वहीं एक बात और भी है, वो ये कि चाहे इश्तिहार कितना ही दमदार क्यों ना हो, अगर उनकी मसनूआत या चीज अच्छी और पायदार नहीं है तो लोग उसे बार बार नहीं आजमाते। इश्तिहार चाहे बिस्किट का हो या किसी दवा का, घी तेल का हो या हुकूमत की तरफ से अवामी भलाई का, इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। अब आप सोचिए कि आपके जहन में कौन कौन से इश्तिहार आ रहे हैं, और घर में किसी बड़े को बताइए कि आपको जो इश्तिहार याद आया है वो किस चीज के बारे में था और वो किस लिए था, यानी बच्चों की कोई चीज थी या बड़ों के इस्तेमाल का कोई प्रोडक्ट। ठीक है, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं और आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी और दिलचस्प सी कहानी सुनाऊंगी। कहानी भी इश्तिहार के हवाले से ही है, लेकिन है बहुत मजेदार। कहानी का उन्वान है ताजा मछली बराए फरोख्त और इसे लिखा है हिजाब इम्तियाज अली ने। इस शहर के बाजार में नुक्कड़ के पास एक नन्हा सा रेस्तोरां था, जिसके दरवाजे के ऊपर एक काले तख्ते पर लिखा था, यहाँ ताजा उम्दा मछली हर वक्त मिलती है। और वाकई उसकी तली हुई मछली पूरे शहर में मशहूर थी, सुर्ख सुर्ख मजेदार, और उस पर आलू के कतले पड़े हुए थे। 3 साल पहले मैं और मेरी चीनी सहेली शेन फोन मछली खाने के लिए बिला नागा हर शाम वहाँ जाया करती थी। खाने के बाद ऐसा मालूम होता था जैसे ये मछली जन्नत की किसी नहर से पकड़कर फरिश्तों ने जन्नत ही के किसी चूल्हे पर तली है। मैं फिर दूसरे शहर चली गई। चंद बरस बाद जब किसी काम से यहाँ आई तो अपनी पुरानी सहेली से भी मिलने गई। जब हमने अच्छी तरह बातें कर ली तो उसने अपनी नन्ही नन्ही आंखें बमुश्किल चीर कर खुशी के लहजे में मुझसे कहा, रूही रूही चलो बाजार चल के अपने पुराने रेस्टोरेंट से मछली खाकर आएं। मुझे उसकी राय बहुत पसंद आई। हम दोनों फौरन बाजार की तरफ रवाना हो गई। वहां जाकर देखा तो वो इश्तिहारी तख्ता नजर ही नहीं आया जिस पर मछली का इश्तिहार होता था। हम मायूस होकर लौटने वाले थे कि शेन फोन ने अपनी नाक फुलाकर पहले तो खुशबू सूंघी और फिर एक दुकान की तरफ इशारा करके कहा, रूही हो ना हो मछली की दुकान यही है, देखो कैसी लजीज खुशबू आ रही है। मैंने नजर उठाकर देखा तो दुकान पर एक सादा काला तख्ता लगा हुआ था, मगर उस पर ना दुकान का नाम था ना मछली का इश्तिहार, सिर्फ सादा तख्ता लगा हुआ था। लेकिन मछली की खुशबू सूंघकर उस दुकान में घुसना ही पड़ा। अंदर जाकर देखा तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गईं। 20 आदमी छोटी छोटी मेजों पर बैठे मजे से तली हुई मछली और आलू के कतले उड़ा रहे थे। सबके मुंह मछली से और आंखें खुशी से भरी हुई थी।
वो पुराना बूढ़ा दुकानदार जिसने अपनी तमाम जिंदगी मछली तलने के फन पर गौर करते हुए सर्व कर दी थी, मुस्कुराता हुआ हमारी तरफ आया और अदब से झुककर बोला, मछली लाऊं? मेरी चीनी सहेली शेनफोन अपनी चीनी वजह के तारीखी लिबास में बिल्कुल गुड़िया लगती थी। उसकी आंखें भी गुड़िया की सी थी। उसने शौक से कहा, जरूर ले आओ 2 प्लेटें। मगर मैंने दुकानदार से हैरान होकर कहा, हाय, तुमने अपनी दुकान का नाम और इश्तिहार क्यों निकाला और ये सादा काला तख्ता क्यों लगा रखा है? इसमें जरूर कोई भेद है। वो एक बूढ़े जिन की तरह हंस पड़ा। आप दोनों गरम गरम मछली के प्लेटों के आगे बैठ जाएं, फिर मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा। जब बूढ़ा मछली लाया तो शेनफोन फौरन चटोरपन के अंदाज में अपनी छुरी और कांटा उठाया और मुंह में मछली का एक टुकड़ा रखकर बोली, अब बताओ। बूढ़ा बावर्ची मजे ले लेकर किस्सा सुनाने लगा। 1 साल का अरसा हुआ। एक दफा यहाँ सुर्ख मूंछों वाला एक लंबा तड़ंगा फौजी मछली खाने के लिए आया। उसे मेरी मछली इतनी पसंद आई कि उसने मुझसे दोस्ती कर ली। एक दिन उसने मुझसे दोस्ताना लहजे में कहा, दुकान की तरक्की का भेद इश्तिहार में होता है। मैंने तुम्हारी दुकान के इश्तिहारी तख्ते को बड़े गौर से पढ़ा है, जिस पर लिखा है, यहाँ ताज़ा उम्दा मछली हर वक्त मिलती है। मेरा ख्याल है इस सतर में यहाँ का लफ्ज फजूल है, उसे निकाल डालो। मैंने दूसरे दिन बोर्ड पर लिखवा लिया, ताज़ा उम्दा मछली हर वक्त मिलती है। तीसरे दिन फौजी आया और कहने लगा, मैं कल शाम तमाम रात गौर करता रहा, इसमें से ताज़ा का लफ्ज भी फजूल है, उसे भी निकाल दो। चुनाचे मैंने तीसरे दिन ताज़ा का लफ्ज भी निकाल दिया और लिख दिया, उम्दा मछली हर वक्त मिलती है। चौथे दिन वही फौजी आया और कहने लगा, उम्दा का लफ्ज भी बेमानी है। उस पर मैंने वो लफ्ज भी मिटा दिया और लिख दिया, मछली हर वक्त मिलती है। पांचवें दिन फौजी बोला, मैं तमाम रात सोचता रहा, यहाँ हर वक्त का लफ्ज भी बहुत बुरा मालूम होता है। उस पर मैंने लिख दिया, मछली मिलती है। छठे दिन फौजी फिर आया और कहने लगा, मिलती है कि लफ्ज भी मुझे रात भर खटकते रहे, सिर्फ मछली लिखना काफी है। चुनाचे छठे दिन तख्ते पर सिर्फ मछली लिखा रह गया। सातवें दिन वही फौजी दोस्त आया और कहने लगा, मैं रात भर गौर करता रहा हूँ, ये मछली के लफ्ज भी मुझे नापसंद है, तुम सिर्फ सादा तख्ता लगवा दो। तुम्हारी मछली की खुशबू से तमाम बाजार महकता रहता है, जिसकी नाक होगी वो खुद खुशबू सूंघता हुआ तुम्हारी दुकान पर पहुँच जाया करेगा। मुझे भी ये बात माकूल मालूम हुई। चुनाचे मैंने तख्ते के तमाम हरूफ मिटा दिए और सादा इश्तिहारी तख्ता लगा दिया। अब लोग पहले की निस्बत ज्यादा आते हैं और ज्यादा शौक से मछली खाते हैं। मैं और मेरी सहेली बूढ़े दुकानदार की जहानत पर जोर से हंस पड़ी और रुमाल से अपनी होंठ पोंछती हुई घर रवाना हो गई। कितनी मजेदार कहानी थी, है ना? मुझे तो बहुत पसंद आई। एक तो बूढ़ा जो बावर्ची है वो कितना ज़हीन निकला। आपका क्या ख्याल है, उसने बोर्ड पे से सारे अल्फाज हटा क्यों दिए थे? उसकी जो चीज थी, उसकी जो प्रोडक्ट थी या जो चीज वो बना के बेचना चाह रहा था, उसे किसी इश्तिहार की जरूरत नहीं थी। उसकी मछली इतनी मजेदार और खुशबूदार थी कि लोग उसकी खुशबू से ही उस तक पहुंच जाते थे। बिल्कुल ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला सेगमेंट है, तो फिर सीखते हैं। आज हम बात करेंगे इसमें मारफा और इसमें नकरा की। अब्दुल्ला आज हमारे साथ हैं, तो क्यों ना अब्दुल्ला पहले इनका इयादा कर ले। जी मिस ताहिरा, मैं तैयार हूँ। तो ठीक है, फिर बताइए कि इसमें नकरा और इसमें मारफा क्या है? इसमें नकरा वो आम इसम को कहते हैं जो दुनिया में कहीं भी पाए जाते हैं, और इसमें मारफा इस खास नाम को कहते हैं जो सिर्फ किसी एक का ही हो। बिल्कुल ठीक अब्दुल्ला, शाबाश। अब्दुल्ला, अब कुछ मिसालें देके हमें इसमें नकरा और इसमें मारफा के बारे में समझाएं। इसमें नकरा की मिसालें हैं लड़की, शहर, मुल्क, सड़क वगैरह, और इसी तरह इसमें मारफा की मिसालें हैं फातिमा, चीन, इस्लामाबाद और कराकोरम हाईवे। बिल्कुल ठीक अब्दुल्ला, शाबाश। आपने तो बहुत जबरदस्त काम कर दिया। अब आप सब जल्दी से कॉपी और पेन या पेंसिल निकालें, क्योंकि हम एक मजेदार सी सरगर्मी करने वाले हैं। आप जुमले गौर से सुनेंगे और अपनी कॉपी में 2 कॉलम बनाकर एक में इसमें मारफा लिखेंगे और एक में इसमें नकरा। सब तैयार हैं? चलिए, पहला जुमला गौर से सुने। कायदे आज़म पाकिस्तान के बानी हैं। कायदे आज़म पाकिस्तान के बानी हैं। अब्दुल्ला, इसमें मारफा क्या है? इसमें मारफा कायदे आज़म और पाकिस्तान है, और इसमें नकरा बानी है। वेरी गुड। दूसरा जुमला सुनिए।
मेरा स्कूल मेरे घर से बहुत दूर है। अब बताइए इसमें नकरा क्या है? इसमें नकरा स्कूल और घर है, लेकिन इसमें कोई भी इसमें मार्फा नहीं है। शाबाश अब्दुल्ला, वेरी गुड। तीसरा जुमला सुनिए। मुसाफिरों से भरी बस गिलगित जा रही है। अब इसमें बताइए इसमें नकरा कौन सा है? इसमें नकरा मुसाफिरों और बस है, और इसमें मार्फा गिलगित। शाबाश, जबरदस्त। नंबर 4, इतवार को हम सैर के लिए बाग में जाते हैं। इसमें मार्फा इतवार है, और इसमें नकरा बाग है। बिल्कुल सही कहा आपने। इतवार इसमें मार्फा और बाग इसमें नकरा। नंबर 5 जुमला। पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर है। इसमें नकरा दारुल हुकूमत है, और इसमें मार्फा पंजाब और लाहौर। दारुल हुकूमत क्यों इसमें नकरा है? क्योंकि हर मुल्क के एक दारुल हुकूमत होता है। क्योंकि दारुल हुकूमत किसी भी मुल्क का हो सकता है, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? जी मिस। बिल्कुल अब्दुल्ला, आप तो बहुत ज़हीन है और मुझे यकीन है आप सबके जवाब भी दुरुस्त होंगे। चलिए एक खेल खेलते हैं। लीजिए, हुज़ैफा भी आ गए। अब मजा आएगा। मैं बहुत जल्दी बहुत सारे इस्म बोलूंगी। जो इसमें नकरा होगा आप उस पर एक ताली बजाएंगे, और जो इसमें मार्फा होगा उस पर 2 तालियां। ठीक है? मुझे आप सबकी तालियों की आवाज आनी चाहिए। शुरू करें अब्दुल्ला? जी। और हुज़ैफा, आप भी तैयार हैं? जी मिस। ऑल राइट, चलिए जी शुरू करते हैं। घर, दरिया, सिंध, बारिश, बहार, अल्लामा इकबाल, अली, पहाड़, मैदान। हुज़ैफा, गौर से नहीं सुन रहे। मैदान इसमें नकरा है या इसमें मार्फा? इसमें नकरा। हाँ, तो इसमें नकरा है। ओके। राका पोशी, पेंसिल, बिस्तर, दरियाए नील, खिलौना, ईद उल फितर, गाय, चूजा, जापान, कराची, कुर्सी, बच्चे, किताब, रेडियो पाकिस्तान, चारपाई, खुबानी, गुलाब, जियारत। वेरी गुड। अरे भैया, क्या गेम खत्म हो गया? गेम इसलिए खत्म हो गया, खेल इसलिए खत्म हो गया क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होने वाला है। अब जल्दी से अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जो है हम भी कर सकते हैं। आप अपनी डायरी में कम से कम 10 इसमें मार्फा और 10 इसमें नकरा की फहरिस्त बनाएं, और यही खेल घर में अपने बहन भाइयों के साथ खेलें। हर दुरुस्त जवाब पे उन्हें 5 नंबर दें। देखें किसके नंबर सबसे ज्यादा आते हैं। इस दुआ के साथ आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला पाकिस्तान की, आपकी और हम सब की हिफाजत करे। आमीन। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। नबीहा, हम ऑड वन आउट का एक गेम खेलते हैं आज। चलो ठीक है, फिर खेलना शुरू करते हैं। तो पियानो, माइक, गिटार और ड्रम्स में से डिफरेंट क्या है? इनमें से माइक अलग है क्योंकि वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब। चलो अब मैं पूछती हूँ, बताओ रनिंग, ब्यूटीफुल, ईटिंग और सिंगिंग में से क्या अलग है? ये थोड़ा मुश्किल है। ये तो सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं। इनमें से क्या अलग है? समझ नहीं आ रहा। नबीहा, क्या जवाब है इसका? इसका जवाब है ब्यूटीफुल, क्योंकि वो वाहिद एक एडजेक्टिव है और बाकी सब वर्ब्स हैं। ओह हाँ, दिस मेक्स मोर सेंस। तो नबीहा, मुझे बताएं, व्हाट इज डिफरेंट इन अखरोट, सेब, बादाम और काजू? ये तो सारे फल हैं, फिर इनमें से क्या अलग है? क्या है? अखरोट, सेब, बादाम और काजू। हाँ, एक मिनट, इनमें से सेब अलग है क्योंकि सिर्फ वो सादा फल है, बाकी सब ड्राई फ्रूट्स हैं। जी नबीहा, आपने बिल्कुल दुरुस्त बताया। हादिया, अब आप मुझे बताएं, जैकेट, स्वेटर, शर्ट और सॉक्स में से क्या अलग है? ये सब तो कपड़े हैं, तो इनमें से क्या डिफरेंट होगा? एक सेकेंड, ये सब कपड़े हैं लेकिन इनमें से सॉक्स डिफरेंट होंगे क्योंकि वो हम पैरों पर पहनते हैं।
जी बिल्कुल, आपने ये जवाब तो सही बताया, लेकिन फिर भी ये गेम मैं जीत गई। ये तो इसी के साथ सुनते हैं आज का अगला कंपोनेंट जो है 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और रेडियो प्रोग्राम को बाकायदगी से सुन रहे होंगे। ये प्रोग्राम आपकी एजुकेशन के तसलसल को बरकरार रखने में यकीनन आपकी मदद करेगा। तो हमेशा की तरह आपके पसंदीदा प्रोग्राम 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन के साथ राहिला माहीन अपने 2 मेहमानों के साथ हाजिर हैं। आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब अपनी किताबें, कॉपियां, पेंसिल, इरेजर और रूलर लेके बैठिए ताकि आप साथ साथ काम भी करते जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले मेहमानों का तारुफ करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला और हुज़ैफा। वालेकुम अस्सलाम मिस। बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। मिस आपका शुक्रिया, क्योंकि इस क्लास की वजह से मेरे बहुत से मैथ के कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम का पहला सेगमेंट है आज की मैथमेटिक्स की मशीन में क्या है। तो बच्चों, आज की मैथ्स की मशीन में हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। ये फ्रैक्शन और डेसिमल से किस तरह रिलेटेड है और इसे डेसिमल और फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा हकीकी जिंदगी में परसेंटेज की क्या अहमियत है, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। मिस मुझे तो परसेंटेज बिल्कुल नहीं पसंद। क्यों अब्दुल्ला? मिस हमारे घर के पास एक आंटी रहती हैं जो हर रिजल्ट के बाद परसेंटेज पूछने आती है, और अगर उनके बेटे से मेरी परसेंटेज कम होती तो मम्मा मुझे बहुत डांटती। अरे भाई अब्दुल्ला, ये तो घर घर की कहानी है। रिजल्ट की परसेंटेज से मुझे भी बहुत घबराहट होती थी, कहीं कम हो गई तो अम्मी से डांट पड़ेगी। लेकिन आज हम ये भी देखेंगे कि आखिर परसेंटेज की क्यों जरूरत पड़ती भाई, आखिर ये है क्या। मिस परसेंटेज क्या होता है? अच्छा अब्दुल्ला, हुज़ैफा, ये कुछ रुपए हैं, ये गिनिए कितने हैं ये। मिस ये तो 100 रुपए हैं। अच्छा, अब आप दोनों कुछ रुपए मुझे दे दीजिए। मिस सारे ले ले, आपके ही तो हैं। हम दरअसल एक एक्टिविटी कर रहे हैं। अच्छा अब्दुल्ला, आपने मुझे 40 रुपए दिए और हुज़ैफा ने 60 रुपए दिए। अच्छा अब्दुल्ला, बताइए फ्रैक्शन में आपने मुझे कितने पैसे दिए? मिस मेरे पास खुद 100 रुपए थे और मैंने आपको 40 रुपए दे दिए, तो ये 40/100 या 40 आउट ऑफ 100 हुए। बहुत अच्छे। हुज़ैफा, आप जरा अपने पैसों की फ्रैक्शन बताइए। मिस मैंने आपको 60 आउट ऑफ 100 दिए थे, यानी 60/100। वेरी गुड। इसे हम परसेंटेज कहते हैं, यानी पर और सेंट। पर मतलब अपॉन या आउट ऑफ 100 और सेंट मतलब सेंचुरी। अब ये बताइए सेंचुरी किसे कहते हैं? मिस 100 को। वेरी गुड। सेंट का मतलब है 100, परसेंट का मतलब 100 का हिस्सा। इसकी अलामत एक स्लैश लाइन है और उसकी स्लैश लाइन के राइट और लेफ्ट पर सिफर लगा हुआ होता है। अब परसेंटेज की टर्म्स में बताइए आपने मुझे कितने रुपए दिए? मिस मैंने आपको 40 आउट ऑफ 100 यानी 40% पैसे दिए। एक्सीलेंट। जब भी आउट ऑफ 100 होगा वो परसेंटेज बन जाएगा। अच्छा हुज़ैफा, आपने मुझे कितने परसेंट रुपए दिए? मिस मैंने आपको 60/100 दिए, यानी 60% रुपए दिए हैं। वेरी गुड। हुज़ैफा, अगर आपने मुझे 60% रुपए दे दिए तो बाकी कितने परसेंट आपके पास बचे हैं? मिस 100 में से 60 दिए थे तो 40 बचे। जी, इसे हम 40/100 और 40% भी कह सकते हैं। परसेंटेज का टोटल हमेशा 100 होगा। तो मिस हमारे मार्क्स तो कभी 20 में से कभी 25 में से होते हैं, वो 100 में से तो नहीं होते, तो फिर परसेंटेज उनकी कैसे पता चलती है? बहुत अच्छा सवाल किया अब्दुल्ला आपने। आमतौर पर जो हमारे क्लास टेस्ट होते हैं इनका टोटल कभी 10 होता है, कभी 20, कभी 30 तो कभी 50। तो इनकी परसेंटेज निकालने का बहुत आसान तरीका है। मिस वो क्या? देखिए हुज़ैफा, हम डिनोमिनेटर को 100 बना देंगे। इसे हम क्या कहते हैं? मिस मुझे पता है मिस, उसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, है भाई ना? वाह अब्दुल्ला, आपने तो कमाल कर दिया। जी बिल्कुल, हम इसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही कहते हैं। हम डिनोमिनेटर को 100 बनाते हैं। चलें कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा। 6/10 को हम आउट ऑफ 100 कैसे करेंगे? मिस आपने कहा कि डिनोमिनेटर को 100 बना दें, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। जी बेटा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में सिर्फ डिनोमिनेटर को नहीं मल्टीप्लाई करते बल्कि न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करें तो क्या जवाब आएगा? मिस 10 6 multiplied by 10 equals 60 and 10 multiplied by 10 equals 100, यानी ये हुआ 60%।
अरे मिस, ये तो कमाल हो गया। जी सही कह रहे हैं आप। जब आपका डिनोमिनेटर 100 हो जाएगा तो वो परसेंटेज आराम से बन जाएगी। चलिए हुजैफा, आपके लिए सवाल है 15/20। मिस, 20 को 100 कैसे बनाए? सोचें। मिस, मैं बताऊं? लेट हुजैफा ट्राई। हुजैफा, आपको 20 के मल्टीपल्स पता है? नो मिस। 2 के मल्टीपल्स पता है? जी मिस। अब 2 के साथ एक 0 लगा दें तो ये 20 बन जाएगा, और 2 के हर मल्टीपल के साथ एक 0 लगा दें तो ये 20 का मल्टीपल बन जाएगा। लेट मी ट्राई। 2 times 1 equals 2. 20 times 1 equals 20. 2 times 2 equals 4. 20 times 2 equals 40. 2 times 3 equals 6. 20 times 3 equals 60. 2 times 4 equals 8. 20 times 4 equals 80. 2 times 5 equals 10. 2 times 5, 20 times 5 equals 100. अरे ये तो बहुत ही आसान है। 20 multiply by 5 equals 100. यानी हमने डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करना है। देखा हुजैफा आपने, 20 का टेबल कितना आसान था। अच्छा, दूसरी बात, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं करते बल्कि न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15/20 का क्या बन जाएगा? 15 multiplied by 5 equals 75 up. 20 multiplied by 5 equals 100. यानी 75/100 मतलब 75%। वेरी गुड हुजैफा, एक्सीलेंट। अच्छा अब्दुल्ला, आप बताइए 22/25 की क्या परसेंटेज होगी? Miss, 1 multiplied by 25 equals 25. 2 multiplied by 25 equals 50. 3 multiplied by 25 equals 75. और 4 multiplied by 5 equals 100. 4 multiplied by 25. 25 4 times is 100. चले, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मिस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल सही। अब जरा जल्दी से परसेंटेज भी बना दें। 22 multiplied by 4 equals 88. And 25 multiplied by 4 equals 100. Miss, 88%. वेरी गुड। अच्छा, आपने इन तमाम डिनोमिनेटर्स में क्या खास बात नोट की? मिस, इन सब में हम 100 बना सकते हैं। जी, हम इन सब को 100 बना सकते हैं। बहुत अच्छे हुजैफा, आपने बिल्कुल सही एनालाइज किया। जरा 100 के फैक्टर्स तो बताइए। मिस, मैं बताऊंगा। जी बताइए। 1 multiplied by 100, 2 multiplied by 50, 4 multiplied by 25, 5 multiplied by 20, 10 multiplied by 10, और ये है फैक्टर्स इनके टोटल 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100। आई एम इम्प्रेस्ड। अब अगर आपके सारे डिनोमिनेटर ये सारे फैक्टर्स हैं तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मेथड हम यूज कर सकते हैं। और अगर ये ना हो तो अगर मिस 15 या 30 से मार्क्स आए तो कैसे निकाले? बहुत अच्छा सवाल किया हुजैफा आपने। तो फिर हम न्यूमरेटर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर 15 में से 12 मार्क्स आए हैं तो 12 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1200, और 1200 को हम 15 से डिवाइड कर देंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 80। तो ये जवाब हमारा होगा 80%। इसका मतलब है कि हमने सिर्फ न्यूमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को नहीं करना। जी बिल्कुल, और डिवाइड करने से जो आंसर होगा वो परसेंटेज होगा और सिंबल परसेंटेज के सिंबल के साथ लिखना होगा। तो आपको ये समझ आ गया कि फ्रैक्शन को परसेंटेज कैसे बनाते हैं? जी मिस। अच्छा, फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर 100 का फैक्टर है तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मेथड यूज करेंगे, लेकिन अगर उसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो फिर हम 100 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब अगर हमारे पास डेसिमल है तो उसकी परसेंटेज कैसे बनाएंगे? जैसे 0.7 को परसेंटेज में कैसे लिखेंगे? मिस, पहले हम लोग को 7/10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 70/100। वेरी गुड। आपने 0.7 को पहले 7/10 किया और फिर डिनोमिनेटर 100 बना दिया।
लेकिन हम इससे भी आसान काम कर सकते हैं। मिस वो क्या? भाई डेसिमल को परसेंटेज बनाना है तो सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर दें और डेसिमल को राइट साइड में 2 स्टेप मूव कर दें। जैसे 0.7 को हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 में होते हैं 2 जीरो, तो हम राइट साइड में डेसिमल को 2 स्टेप आगे ले जाएंगे। पहले स्टेप में 7, दूसरे स्टेप में कुछ नहीं तो वहाँ हम 0 लगा देंगे, ये बन जाएगा 70 और हमारा आंसर होगा 70%। दिस इज रियली इजी। जी अच्छा, वाकई। चले अब ये बताइए 0.35 की क्या परसेंटेज होगी? मिस अब मेरी बारी है। जी बोलिए। 0.35 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स 35%। वेरी गुड। 0.9 की क्या परसेंटेज होगी? मिस 2 जीरो यानी 2 प्लेस मूवमेंट में 0.9 बन जाएगा 0.9 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 90%। अरे वाह, इतनी जल्दी, बहुत अच्छा जवाब दे दिया। अच्छा, अगर मैं आपको परसेंटेज दे दूं तो आप उसको फ्रैक्शन या डेसिमल में कैसे लिखेंगे? जैसे मैं आपको 90% दे रही हूँ। मिस आप बताएं। देखिए 90% का मतलब है 90/100। जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हम डेसिमल को 2 स्टेप पीछे ले जाएंगे और 90 में तो कोई डेसिमल है नहीं, तो हम 90 को क्या करेंगे? मिस 90 को 90.0 बना देंगे। वेरी गुड। अब जरा 2 स्टेप पीछे जाइए। 90.0 मिस ये बनाएंगे 0.90 है ना? 0.90 नहीं पढ़ते, इसे हम पढ़ते हैं 0.9। वाह हुज़ैफा, यू आर जीनियस। अच्छा, 90/100 की क्या फ्रैक्शन होगी? मिस उसे 10 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो ये 9/10 बन जाएगा। वेरी गुड अब्दुल्ला। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है लेट्स प्रैक्टिस। आर यू बोथ रेडी? यस मिस। ओके, एक्सप्रेस 45/50 एज परसेंटेज। मिस 50 multiplied by 2 equals to 100 and 45 multiplied by 2 equals to 90. So 90%. Wow, well done. Now over to Huzefa. 20 out of 25 as percentage. Miss 25 multiplied by 4 equals 100 and 20 multiplied by 4 equals 80. So 80%. Very good. Now 0.3 as percentage. Miss, we will multiply by 100. 0.3 multiplied by 100. Now 2 place forward. Miss, it is 30%. Wow, excellent Huzefa. Very well done. Now 45% as decimal. 45% means 45 upon 100. 2 zeros, 2 step back. 0.5 is the answer. 0. Oh, miss, sorry. 0.45 is the answer. वेरी गुड। बहुत अच्छे बच्चों, आप लोगों ने आज बहुत अच्छे तरीके से डेसिमल को परसेंटेज और फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाना सीखा और उम्मीद यह है कि बाकी बच्चों को भी डेसिमल को परसेंटेज बनाना आ गया होगा। इनकी कन्वर्जन आपको समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड जो भी काम किताबों में मौजूद है इसे मुकम्मल करें। इसके साथ ही अपनी मेजबान राहिला माहिन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अब बारी है एक्सरसाइज की। हाँ तो बच्चों, तैयार हैं आप लोग आज की एक्सरसाइज के लिए? सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप एक्सरसाइज, जिसमें आपको अपनी जगह पे खड़े हो जाके उछलना है। सही है? आपको जंप करना है जैसे आपको पता है। तो शुरू करती हूँ मैं काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलें अब सीधा खड़े हो जाइए। सांस की मशक करते हैं। नाक से सांस लीजिए, अब मुंह से निकालिए। दोबारा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। आखिरी दफा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। अब दूसरी एक्सरसाइज में आपको 1 पे अपने घुटने छूने हैं और 2 पे वापस सीधा खड़ा हो जाना है। सही है? 1 पे घुटने छूने हैं और 2 पे वापस सीधा। मैं स्टार्ट करती हूँ। 1 2
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। चलिए आप सीधा खड़े हो जाइए। अब हम थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। दोबारा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। आखिरी दफा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। चलें, उम्मीद है आप लोग को मज़ा आया हो। आज की एक्सरसाइज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। चलें अब हम सुनते हैं अपना अगला कॉम्पोनेंट जो है आओ जाने। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं असद और मैं रिदा आपको अपने प्रोग्राम में तहे दिल से खुशामदीद करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम के 3 सेगमेंट्स होंगे। पहले सेगमेंट का नाम है हिस्ट्री की मिस्ट्री, जिसमें हम अंकल शेरी को बुलाएंगे जो कि एक टाइम ट्रैवलर हैं। उनके साथ कभी हम उनकी टाइम ट्रैवलिंग मशीन में ट्रैवल करेंगे और कभी हम उनसे तारीखी कहानियाँ सुनेंगे मज़े मज़े की। हमारे दूसरे सेगमेंट में हम ज्योग्राफी और सिविक्स के बारे में कुछ नया सीखेंगे। और हमारे तीसरे सेगमेंट का नाम है जिम्मेदार शहरी, जिसमें हम आप बच्चों को अच्छे शहरी होने की बातें बताएंगे। तो आए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम अपने पहले सेगमेंट से। अंकल शेरी, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप और हमारे सुनने वाले बिल्कुल ठीक होंगे। अंकल, आज आप हमें तारीख की कौन सी कहानी सुनाएंगे? आज मैं सोच रहा हूँ कि आपको 1946 के इलेक्शंस के बारे में बताऊँ। अरे वाह अंकल, आप तो जानते हैं कि मुझे और हमारे सुनने वालों को आपके किस्से सुनने में कितना मज़ा आता है। जी हाँ, इसीलिए चलते हैं सीधा 1946 के हिंदुस्तान में। आपने अभी कहा था कि 1946 में इलेक्शंस हुए थे, लेकिन अगर पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हो गया था तो इलेक्शंस का क्या मकसद था? दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई। वर्ल्ड वॉर 2? ये क्यों और कब हुई थी अंकल शेरी? ये किसी और दिन की कहानी है। हो सकता है मैं आपको अपने साथ वो मनाजिर दिखाने के लिए ले जाऊँ, लेकिन आज हमारा टॉपिक ये नहीं है। चलें, जैसा आप बेहतर समझे। हाँ, हुआ कुछ यूँ था कि जब वर्ल्ड वॉर अपने अख्ताम पे पहुंची थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का फोकस दोबारा हिंदुस्तान की तरफ आ गया था। तो उन्होंने ये फैसला किया था कि वो हिंदुस्तान में इलेक्शंस करवाएंगे और जो उसका नतीजा आएगा उस हिसाब से वहाँ की गवर्नमेंट चलाएंगे। अच्छा, फिर क्या हुआ? हुआ कुछ यूँ कि सब ने इलेक्शन की कैंपेन शुरू कर दी। कांग्रेस ने अपने आप को तमाम हिंदुओं का रिप्रेजेंटेटिव बताया, जबकि मुस्लिम लीग ने साफ साफ अपने आप को मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव बनाकर पेश किया था। इसका क्या मकसद था अंकल शेरी? पूरे इलेक्शन का मेन मुद्दा पाकिस्तान था। मुस्लिम लीग ये कह रही थी कि अगर तो पाकिस्तान चाहिए तो हमें वोट करो, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही थी कि अगर हिंदुस्तान को पार्टीशन से बचाना है तो हमें वोट दो। अच्छा, अब समझ आया मुझे। बेसिकली इस इलेक्शन के नतीजे से ये बात समझ आती है कि वहाँ के लोग एक अलग मुल्क चाहते हैं या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। तो फिर इलेक्शन हुए और नतीजा ये निकला कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए मुकर्रर की गई सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। इससे ये भी साबित हो गया कि वहाँ के रिहायशी मुसलमान एक अलग मुल्क चाहते हैं। तो इस तरह पाकिस्तान बनने का रास्ता और ज़्यादा साफ हो गया। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अब मुसलमानों को अपनी मंजिल बहुत करीब महसूस हो रही थी। फिर क्या हुआ? फिर सितंबर 1946 में हिंदुस्तान के वाइसरॉय ने कांग्रेस को अबूरी हुकूमत कायम करने के लिए कहा। अबूरी हुकूमत क्या होती है? अबूरी हुकूमत को अंग्रेज़ी में प्रोविजनल गवर्नमेंट कहते हैं। ये गवर्नमेंट अमूमन तब कायम की जाती है जब कोई इमरजेंसी हो और बाद में इसको ख़त्म करके नई गवर्नमेंट आ जाती है। तो वाइसरॉय ने ये गवर्नमेंट बनाने का ऑर्डर क्यों दिया था उस वक्त? ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी? मुसलमानों ने ये बात साबित कर दी थी कि उनको एक अलग मुल्क चाहिए। तो जब तक हिंदुस्तान की तकसीम का फैसला नहीं हो जाता, हिंदुस्तान को चलाने के लिए एक गवर्नमेंट दरकार थी। अच्छा, अब समझ आया मुझे। मुस्लिम लीग ने भी इसीलिए फिर फैसला किया कि वो इन अबूरी हुकूमत का हिस्सा बनेंगे जब तक हिंदुस्तान की तकसीम नहीं हो जाती। फिर तकसीम कैसे हुई अंकल जी? ये कहानी मैं कभी आपको बाद में सुनाऊंगा।
शुक्रिया अंकल शेरी, आपने हमारी मालूमात में बहुत इजाफा किया है। अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि कम्युनिकेशंस किसे कहते हैं? हमने ये वर्ड अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या आप इसका मतलब बता सकते हैं? नहीं पता ना? ये तो परेशानी की बात नहीं है, हम बताएंगे आपको। कम्युनिकेशंस दरअसल ख्यालात और सोच का एक जगह से दूसरी जगह या एक इंसान का दूसरे इंसान तक मुंतकिल होने वाले अमल को कहते हैं। ये इस वक्त आप और मैं जो बातें कर रहे हैं, ये भी कम्युनिकेशंस कहलाती है। ये तो हो गया दो लोगों का आपस में बात करना। और किस तरह से कम्युनिकेशंस करते हैं हम लोग? कम्युनिकेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कम्युनिकेशन के लिए मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर और इंटरनेट शामिल है। और आजकल के दौर में इंटरनेट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कम्युनिकेशन का टूल है। पूरी दुनिया में कब क्या हो रहा है, आपको सब बातें मिनट्स में पता चल जाती हैं। लेकिन इतने फ़ायदों के बावजूद भी इसके कुछ नुकसानात भी हैं। अब आगे हम एक कहानी की मदद से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन्स के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। चलें शुरू करते हैं। फातिमा के नाना अब्बू आज अपनी बहन को बहुत याद कर रहे थे। उनका बहुत दिल था कि वो अपनी बहन से बात कर लें, लेकिन उनके पास अपनी बहन का ना नंबर था ना पता। नाना अब्बू आज़ादी के वक्त हिजरत करके पाकिस्तान आ गए थे, लेकिन उनकी बहन अपने शौहर के साथ हिंदुस्तान में ही रही। फातिमा ने फैसला किया कि वो अपने नाना अब्बू की उनकी बहन से बात ज़रूर करवाएगी। फातिमा ने फ़ौरन अपना फेसबुक खोला और नाना अब्बू की बहन को तलाश करना शुरू कर दिया। कई घंटों की जिद्दोजहद के बाद फातिमा का उसकी दूर की कज़न मदीहा से राब्ता हुआ। थोड़ी देर की चैटिंग के बाद मदीहा ने यह कंफर्म किया कि वो नाना अब्बू की बहन की नवासी है। उसने फ़ौरन मदीहा से गुजारिश की कि वो अपनी नानी से वीडियो कॉल पर बात करवा दे। मदीहा की नानी का घर उसके घर के बहुत करीब था। वो भागी भागी अपने नानी के घर गई और उनको कहा कि आपसे कोई बात करना चाहता है। वीडियो कॉल कनेक्ट हुई और नानी सामने थी। फातिमा भी अपने नाना के पास गई और फौरन उनके हाथ में फ़ोन थमा दिया। उनकी चेहरे की खुशी देखने वाली थी जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ वो अपनी बहन से बात कर रहे हैं। फातिमा ने सोचा कि वो अपने नाना को एक फ़ोन और इंटरनेट की वजह से कितनी खुशी दे सकी है। फ़ोन्स की वजह से बाहर रहने वालों से बात करना और उनसे राब्ते में रहना कितना आसान हो गया है, और ये काम बहुत ही तेज़ और सस्ता है बनिस्बत डाक के, जिसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं या अक्सर कई महीने दरकार होते हैं। उसने घर आकर इन दोनों बातों का जिक्र अपनी अम्मी से किया। अम्मी, आपको पता है आज मैंने एक ऐसा काम किया जिसको सुन के आप बहुत खुश हो जाएंगे। अच्छा, आपने ऐसा क्या किया है? अम्मी, पता है नाना अब्बू की एक ऐसी बहन जो पाकिस्तान आज़ाद होने के वक्त इंडिया में ही रह गई थी, मैंने उनकी आज नाना से बात करवा दी। बहुत ही अच्छा काम किया आपने तो, लेकिन ये कैसे किया? आज तक तो हमने सोचा ही नहीं ऐसा, ना कभी कोशिश की। अम्मी कैसे करती, आपके दौर में तो कोई ऐसा निज़ाम ही नहीं था। इस बात का क्या मतलब है बेटा? मतलब कि आपके दौर में इंटरनेट और मोबाइल की फैसिलिटी नहीं थी ना। अच्छा, तो ये बात है। आपने जरूर इंटरनेट के जरिए बात करवाई होगी। जी बिल्कुल। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा किया आपने। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है बेटा आपने, इन मोबाइल और इंटरनेट के जितने फ़वाइद हैं उतने ही ज़्यादा इनके नुकसानात भी हैं। इनका इस्तेमाल सोच समझ के करना है। अच्छा अम्मी, नुकसानात कैसे? जैसे अमूमन लोग ड्राइव करते हुए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। और कई बच्चे मोबाइल पे गेम्स भी तो खेलते हैं। बिल्कुल सही। आजकल के बच्चे कई घंटों तक मोबाइल फोन्स पे गेम खेलते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका वक्त तो ज़ाया होता ही है, मगर साथ साथ उनके देखने की कुव्वत पे भी असर होता है। इससे हम बच्चों का वक्त भी तो ज़ाया होता है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। जैसे कि मैंने पहले कहा था, किसी भी चीज़ की ज़्यादती हमेशा हमें नुकसान पहुंचाएगी। इसीलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल हमें बहुत देखभाल के करना चाहिए। आप फिक्र ना करें अम्मी, मैं कभी भी फ़ोन का गलत इस्तेमाल नहीं करूँगी। शाबाश बेटा। और आज आपने अपने नाना के लिए जो किया है वो बहुत ही अच्छा काम था। मुझे यकीन है कि आपके नाना बहुत खुश हुए होंगे अपनी बहन से बात करके। जी शुक्रिया अम्मी। उम्मीद है बच्चों, इस कहानी से आप सबको मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे और नुकसानात समझ आ गए होंगे और आप भी इसको इस्तेमाल सोच समझ के करेंगे। चलते हैं हम अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जिम्मेदार शहरी। क्या आप सब जानते हैं कि वोट करना किसे कहते हैं?
जब कोई शख्स वोट कर रहा होता है तो वो एक अहम फैसला कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी फैमिली को ये डिसाइड करना है कि आज रात के खाने में आप बर्गर खाना चाहते हैं या पिज़्ज़ा, तो आप क्या करेंगे? जी हाँ, आप वोट करेंगे और जिसके भी हक में ज़्यादा वोट होंगे वो ऑर्डर कर लेगा। इसी तरह अगर आपकी क्लास में एक मॉनिटर रखना है तो आप क्या करेंगे? ज़रा सोचें। जी हाँ, आप वोट करेंगे और जिस भी बच्चे के ज़्यादा वोट होंगे वो क्लास का मॉनिटर बन जाएगा। ठीक इसी तरह एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम वोट करें। 18 साल या उससे बड़ी उम्र के लोग वोट करते हैं ताकि वो अपने मुल्क का नया लीडर इंतखाब कर सके। ऐसा करना हर शहरी का हक और उसकी जिम्मेदारी है। बच्चों, जब आप सब भी बड़े हो जाएंगे तो आपको भी वोट करना है, क्योंकि एक जिम्मेदार शहरी अपना लीडर खुद चुनता है। तो आज का आपका होमवर्क है कि तमाम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस की तस्वीरें ढूंढें और अपनी कॉपी पर चिपकाएं और उनका एक फ़ायदा और एक नुकसान लिखें। चलें, आज के लिए इतना ही। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने 1946 के इलेक्शंस की अहमियत पर बात की। फिर हमने कम्युनिकेशंस के मुख्तलिफ ज़राए और मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट के नुकसानात और फ़वाइद भी जाने। उसके बाद हमने वोटिंग करने की अहमियत पर बात की। प्यारे बच्चों, आज की सीखी हुई बातें याद रखिएगा। इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आज तो मज़ा आ गया, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ। जबरदस्त। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।